हम लोगों ने अभी तक जो भी पढ़ लिया एटॉमिक स्ट्रक्चर में, अब उस पे बेस पहले कुछ न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो एक न्यूमेरिकल है, कैलकुलेट द रेशियो ऑफ वेवलेंथ फॉर एन अल्फा पार्टिकल एंड प्रोटॉन एक्सेलरेटेड थ्रू सेम पोटेंशियल डिफरेंस। तो हमने क्या किया है कि आपका अल्फा पार्टिकल और प्रोटॉन को एक्सेलरेट किया सेम पोटेंशियल डिफरेंस से। तो आपको बताना है कि इसमें वेवलेंथ का रेशियो क्या होगा। तो मैंने लास्ट वाले लेक्चर में जैसे बताया था कि अगर कभी भी कोई चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट करते हैं तो उसके लिए लेमडा का फॉर्मूला क्या होता है आपका h/2m/q/v। ये आपके पास फॉर्मूला तो मैंने आपको बताया था लास्ट वाले लेक्चर में। अब देखो है क्या, प्रोटॉन एंड अल्फा। अगर आप मास की बात करो, मास का, तो आप लोगों को पता होगा अल्फा का जो चार्ज होता है वो 2 होता है और मास जो होता है वो 4 होता है। मीन्स मास 4 होता है और चार्ज 2 होता है। तो अगर समझ लो, अगर प्रोटॉन का मास अगर m है तो अल्फा का मास क्या होगा 4m। मीन्स अल्फा आपको पता होगा अल्फा इज हीलियम न्यूक्लियस। तो हीलियम न्यूक्लियस का मतलब वहां पे चार्ज लेना है +2 और मास लेना है 4। तो प्रोटॉन का अगर मास m है तो अल्फा का मास 4m होगा। और वैसे बात करते हैं चार्ज को लेके, अगर आपके पास इसका चार्ज अगर q है तो इसका चार्ज होगा 2q। अल्फा का चार्ज क्या होता है डबल। कैलकुलेट करना रेशियो फॉर वेवलेंथ फॉर अल्फा एंड प्रोटॉन। मीन्स आपको क्या करना है, अल्फा लेमडा निकालना है अल्फा के लिए। तो ये क्या होगा h/√2। m की जगह अल्फा का मास 4 टाइम है तो उसको ले लेते हैं 4m। इसका चार्ज 2 टाइम तो 2 की, और देखो दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस से हम इसको v ले लेते हैं। और लेमडा निकालते हैं किसका, प्रोटॉन के लिए। तो ये क्या होगा h और ये होगा अपॉन जो होगा 2, इसका मास m, चार्ज q और पोटेंशियल डिफरेंस v। तो दोनों का रेशियो निकालना है तो दोनों को डिवाइड कर देते हैं। तो देखो ये आपके पास m से m, q से q और ये v सब कट जाएगा। तो देखो, और आपके पास ये देखो ये 2 से 2 भी कट गया। तो आपके पास क्या बचेगा, आपके पास बचेगा 1/√8। जब फिर क्या होगा, लेमडा अल्फा अपॉन लेमडा पी, इनका जो वेवलेंथ का जो रेशियो पूछा है ये आपके पास तो 1/2√2। तो ये इसका आंसर होगा। तो सबको समझ में आ गया होगा ये। तो अब हम लोग एक ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्या कह रहा है, एन इलेक्ट्रॉन एट रेस्ट, पहले वो रेस्ट पे है, एक्सेलरेटेड थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 100 वोल्ट से एक्सेलरेट किया। इट देन हैज डी ब्रॉगली वेवलेंथ λ1। तो उसका डी ब्रॉगली वेवलेंथ λ1 है। इट देन रिटार्डेड, मींस उसका जो एनर्जी है या फिर उसका जो वेलोसिटी है उसको डिक्रीज किया, रिटार्ड किया है। रिटार्डेड थ्रू पोटेंशियल थ्रू 19 वोल्ट। तो 19 वोल्ट से रिटार्ड किया मीन्स पहले 100 हो गया, फिर 19 रिटार्ड किया मीन्स कम किया, तो कितना हो गया 81। हैव वेवलेंथ λ2 फर्दर रिटार्ड मीन्स और कम किया थ्रू 32 वोल्ट हैव वेवलेंथ λ3। तो ये रिलेशन पूछा है। तो जैसे मैंने लास्ट वाले वीडियो में बताया कि देखो लेमडा, इलेक्ट्रॉन के लिए लेमडा का फॉर्मूला होता है 12.26/√v। ये इसका फॉर्मूला होता है। ये फॉर्मूला सिर्फ इलेक्ट्रॉन के लिए होता है। तो देखो पहले वाले क्लिक करेंगे λ1 तो 12.26, देखो कितने से एक्सेलरेट किया 100 वोल्ट। तो आप इसकी जगह क्या रखोगे 100, तो ये आ जाएगा 12.26/10। ये λ1 की वैल्यू। फिर देखो उसको बोला कि इसको रिटार्ड किया, मीन्स λ1 आ गया, फिर इसको रिटार्ड किया मीन्स कम किया। मीन्स पहले उसको हमने 100 तक बढ़ाया फिर कम किया, और कितने से कम किया 90। मीन्स पहले 100 था, 19 से कम किया तो कितना बचा 81 बचा। तो अब जब λ2 निकालेंगे तो ये होगा 12.26। अब भाई 19 से रिटार्ड किया तो कितना बचा 81। तो ये आएगा 12.26/9, ये λ2 का वैल्यू। फिर बोला फर्दर रिटार्डेड मीन्स और डिक्रीज किया। जब और डिक्रीज किया तो λ3 क्या होगा 12.26, और फर्दर रिटार्ड किया है तो 81 से फर्दर मीन्स फर्दर 81 में 32 माइनस करेंगे तो कितना होगा 49। तो ये कितना होगा 49। तो इसका वैल्यू क्या होगा 12.26/7। आप क्वेश्चन को देखो पढ़ लो और ये आपके पास आएगा। अब देखो सबसे लास्ट में क्या पूछ रहा है
तो देखो सबसे लास्ट में कह रहा है कि हमें वैल्यू चाहिए, किसका वैल्यू चाहिए, इसका। तो हमें इसका वैल्यू निकालने के लिए बोल रहा है, तो क्या निकालने के लिए बोला, λ3 माइनस λ2 अपॉन λ1, ये निकालने के लिए बोला। तो हम लोग तीनों वैल्यू को पुट कर देते हैं। तो देखो λ2 क्या है, 12.26 अपॉन λ3, ठीक है। λ3 कितना है, 12.26/7, और λ2 कितना, λ2 ये है, तो ये कितना है 12.26 अपॉन 9, और नीचे क्या λ1, ये λ1 की वैल्यू है, तो ये क्या होगा 12.26/10। तो ये कॉमन आके देखो कट जाएगा, और ऊपर क्या हो जाएगा, ऊपर आपके पास आ जाएगा 2/63। अरे करके देखो यही आ रही है 63 और ये 9/2, और ये क्या होगा 1/10, तो इसका वैल्यू आया 20/63। तो सबको समझ में आ गया होगा ये। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो और सॉल्यूशन को देखो, आपको समझ में आ जाएगा हमने क्या किया इसमें। तो ये एक क्वेश्चन गिवन है, when an electron make a transition from n+1 to nth state, मीन्स वो कहां से आ रहा है, n+1 से nth स्टेट में, दी फ्रीक्वेंसी ऑफ इमिटेड रेडिएशन। तो आपको बताना है फ्रीक्वेंसी क्या होगा। तो देखो आपको ये पहले से पता है कि जो फ्रीक्वेंसी मतलब ये किसके लिए करना है, ये आपको भाई मतलब इसमें देखो जेड नहीं बोला तो आप जेड के टर्म में छोड़ देना, एटम तो मैंने से नहीं किया है। देखो फ्रीक्वेंसी क्या होता है, फ्रीक्वेंसी होता है c/λ, तो c और ये 1/λ। हम लोग 1/λ को निकाल लेते हैं, पुट कर देंगे तो आपके पास आ जाए। इसमें एक चीज और गिवन, ये गिवन है कि n इज मच मोर ग्रेटर देन 1 दे रखा है, ठीक है। क्वेश्चन में गिवन n मतलब n 1 से बहुत बड़ा है। अगर कभी भी ऐसा गिवन है n मतलब क्या 1 से बहुत बड़ा, इसका मतलब ये है कि अगर आप n में 1 ऐड करोगे तब भी इसको n लेना है। तो वो बड़ा वैल्यू है, तो बड़े वैल्यू में अगर आप कोई भी छोटा वैल्यू ऐड करोगे तो आप इसको इग्नोर कर सकते हो। ये बोल रहा है कि n इज मच मोर ग्रेटर देन 1, या अगर आप n में से 1 को माइनस करोगे तो उसको अप्रोक्सीमेटली n ले सकते हैं, या फिर अगर मान लो 2n है तो देखो 2n का मतलब ये तो डबल हो गया। तो जब n के सामने 1 नेग्लिजिबल है तो 2n के सामने भी क्या होगा, नेग्लिजिबल होगा, ये 2n आएगा, मतलब 2n। तो n ऐसे समझ लो, मान लो n 1 मतलब 1000 है, तो 1000 के सामने 1 इग्नोर हो गया, तो 1000, अभी 2n का मतलब तो 2000 है, तो उसके सामने 1 इग्नोर हो जाएगा, तो यहाँ पे 2n। तो अब देखते हैं इसको सॉल्व करते हैं। देखो क्या होगा, 1/λ क्या होता है, rz² 1/n1² 1/n2²। n1 जो होता है, ध्यान रखना, n1 हमेशा लोअर ऑर्बिट होता है, और n2 जो होता है वो इसमें हमेशा हायर ऑर्बिट होता है। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, rz², तो n1 लोअर ऑर्बिट का n+1 से n में आ रहा है, तो ये n का स्क्वायर माइनस n+1 का होल स्क्वायर। तो ये क्या होगा, ये होगा rz²। आप इसको जब भाई कॉमन लोगे तो ये हो जाएगा 2n+1, आप ऊपर करके देखो यही आएगा, नीचे n² और n+1 का होल स्क्वायर। अब हम लोग ये अप्रोक्सीमेशन यूज करेंगे। देखो n+1 की जगह क्या लेना है, n, और 2n+1 की जगह क्या लेना है, 2n। तो ये क्या होगा, r, वही ये हो जाएगा rz²। तो 2n+1 की जगह मतलब 2n ले सकते, ये अप्रोक्सीमेशन यूज किया है, और ये क्या होगा n² और ये भी होगा n²। तो एक n क्या होगा, कट जाएगा, तो ये आएगा 2rz² अपॉन n³। मेरे हिसाब से ये 2 बाहर आएगा, तो rz²/n³ ये इसका वैल्यू। देखो ये 1/λ का वैल्यू है। अगर इसमें फ्रीक्वेंसी पूछा तो फ्रीक्वेंसी पूछा हुआ है, तो फ्रीक्वेंसी क्या होगा 2r, और देखो c से बस मल्टीप्लाई कर दो इंटू z²/n³, तो ये इसका फ्रीक्वेंसी आएगा। तो ये जो मैंने अप्रोक्सीमेशन बताया ये आपको समझ में आ रहा होगा। देखो जब भी n बोला 1 से बहुत से बड़ा, मतलब 1 से बहुत बड़ा मीन जब भी कोई नंबर आपको किसी नंबर से बहुत बड़ा दिया जाए तो छोटे वाले नंबर को आप हमेशा इग्नोर कर सकते हो। तो n+1 में क्या होगा, 1 इग्नोर हो जाएगा, तो लेना था n, और 2n+1 पे भी लेना था 2n। तो अगर आप बहुत बड़े नंबर में कोई बहुत छोटा नंबर ऐड करो या माइनस करो तो आप छोटे नंबर को क्या कर सकते हो, इग्नोर कर सकते हो। तो जो उसको सॉल्व किया 1/λ की वैल्यू आई, तो फ्रीक्वेंसी क्या होगा, c × 1/λ आपको रखा, और ये फ्रीक्वेंसी का वैल्यू।
हम लोग एक क्वेश्चन ये सॉल्व करते हैं, क्या बोल रहा है, व्हेन फोटॉन्स ऑफ एनर्जी 4.25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट स्ट्राइक द सरफेस ऑफ मेटल है। तो मतलब फोटोन में लाइट स्ट्राइक कर रहा है, उसका एनर्जी गिवन 4.25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। द इजेक्टेड फोटो इलेक्ट्रॉन मीन जो इजेक्ट हो रहा है उसका काइनेटिक एनर्जी गिवन है TA और उसका डी ब्रॉगली वेवलेंथ गिवन है लैम्डा है, ठीक है। द मैक्स काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अनदर मेटल वही गिवन है आपके पास बाय फोटोन ऑफ एनर्जी 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज TB। आप इसको पढ़ लो, दोनों में रिलेशन गिवन है, TA इक्वल टू गिवन है, TA इक्वल टू गिवन है, मान लेते हैं TB गिवन, सॉरी TB इक्वल टू गिवन है TA माइनस 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड लेमडा भी गिवन है, टोटल लेमडा है। तो TA TB और दोनों का थ्रेशोल्ड एनर्जी पूछा है, हमें इतना चीजें पूछा है। तो देखो सबसे पहले देखो लेमडा इक्वल टू क्या होता है, वो होता है आपके पास h अपॉन अंडर रूट टाइम 2mq इंटू v, ये फॉर्मूला होता है। देखो ये जो Q इंटू V जो लिखा होता है एक्चुअल में यही काइनेटिक एनर्जी। देखो जब आप किसी चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट करते हो तो उसका एनर्जी होता है चार्ज इंटू पोटेंशियल डिफरेंस, और वो एनर्जी होता किस फॉर्म में, वो एनर्जी होता है काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में। तो ये जो लिखा हुआ एक्चुअल में Q इंटू V, आप इसको लिख सकते हो H इंटू 2m काइनेटिक एनर्जी। तो आपको अगर ये समझना है तो अब मेरा लास्ट वाला वीडियो देखना, मैंने वहां बोला था काइनेटिक एनर्जी Q इंटू V होता है। तो जो Q इंटू V होता है ये काइनेटिक एनर्जी आपके पास होता है। अब हम लोग इसका यूज करते, देखो क्या है इसमें, पहले इसको आराम से यूज कर लेते हैं। तो देखो पहले वाले के लिए क्या है कि पहले इसका यूज करें, चलो इसका यूज कर लेते हैं। देखो निकल क्या रहा है बाहर, इलेक्ट्रॉन वो बाहर निकल रहा है, तो उसका यूज कर लेते हैं। देखो क्या होगा, लेमडा बी इक्वल टू क्या कहना, 2 टाइम लेमडा ए दे रखा है। तो लेमडा बी का मतलब ये फॉर्मूला यूज करते हैं, देखो h अपॉन 2m काइनेटिक एनर्जी बी वाले का गिवन है TB, ठीक है, ये रूट में होगा, ये आपके पास होगा। अरे काइनेटिक एनर्जी की जगह TB गिवन है कि KE गिवन है भाई, KE, तो काइनेटिक एनर्जी TB गिवन है। और ए वाले के देखो 2h जो अंडर रूट टाइम 2mTA, तो इसमें ये कट जाएगा और ये m से m कट जाएगा, स्क्वायर कर देते हैं। तो 1/TB इक्वल टू क्या आएगा, 2/TA, या फिर TA एक्चुअल में ये अभी रूट में है, इसको स्क्वायर किया तो स्क्वायर करने से 2 की जगह हो जाएगा 4, रूट में था तो मैंने स्क्वायर किया तो TB आ गया, तो 2 का स्क्वायर देखो 4, तो देखो इससे TA इक्वल टू क्या है 4TB, तो TA इक्वल टू 4TB। और देखो एक रिलेशन क्या गिवन था, देखो TB इक्वल टू गिवन था TA माइनस 1.5, ये भी दिया हुआ है। तो हम लोग अब ऐसा करते हैं कि ये जो वैल्यू जो गिवन इसको यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो पुट करने से देखो क्या होगा, 3 आप मतलब पुट करने से क्या आया, 4TB माइनस 1.5 इक्वल टू TB। तो इससे 1.5 इक्वल टू क्या है 3TB, या इससे TB इक्वल टू कितना है 0.5 वोल्ट। तो ये समझ में आ गया। तो एक वैल्यू आ गया देखो TB। अब जैसे TB आ गया तो देखो TA कितना होगा, तो TA ऑटोमेटिक होगा 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो चलो TA और TB देखो निकल गए, यहाँ तक तो सबको समझ में आ गया होगा। अब आगे देखो थ्रेशोल्ड एनर्जी पूछा है, तो देखो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी आ चुका है, अब इसके आगे क्या है थ्रेशोल्ड एनर्जी पूछा है। तो हम लोग क्या है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट अप्लाई करते हैं। देखो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या होता था, जो एनर्जी ऑफ जो लाइट होता था, एनर्जी ऑफ जो लाइट होता था, मैंने लास्ट वाले वीडियो में पढ़ाया था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, वो किसके इक्वल होता था, वो होता था थ्रेशोल्ड एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। अरे यही फॉर्मूला था हमारा। तो जो एनर्जी ऑफ जो लाइट होता था तो वो होता था तो भाई थ्रेशोल्ड एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। देखो पहले वाले पार्ट में कितना लाइट की एनर्जी है 4.25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो पहले वाले पार्ट में लाइट की एनर्जी क्या है 4.25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हमें थ्रेशोल्ड एनर्जी पहले वाले का निकालना है, और पहले वाले का देखो काइनेटिक एनर्जी निकालिए 2, तो प्लस होगा 2। तो इससे पहले वाले का जो थ्रेशोल्ड एनर्जी होगा वो कितना आ गया है 2.25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो सबको समझ में आ गया होगा क्या किया ये। तो ये पहले वाले पार्ट का क्या होगा काइनेटिक मतलब थ्रेशोल्ड एनर्जी। अब सेकंड वाले पार्ट के लिए भी देखो सेम ही करते हैं। सेकंड वाले पार्ट में लाइट का एनर्जी कितना 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसका थ्रेशोल्ड एनर्जी निकालना है, और इसका काइनेटिक एनर्जी कितना है 0.5।
तो इससे इसका थ्रेशोल्ड एनर्जी कितना आएगा, तो वो होगा 3.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, ये इसका आपके पास आंसर आएगा। तो इस क्वेश्चन को देखो बहुत ध्यान से पढ़ना, और जो दो रिलेशन दिए थे उनका हमने यूज करके सॉल्व किया, इसका आंसर आ गया। तो अब हम लोग देखो एक और क्वेश्चन करते हैं। इसमें क्या बोल रहा है, इन हीलियम आयन He+ आयन, इन हीलियम आयन इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करता है फ्रॉम सेकेंड टू फर्स्ट ऑर्बिट। तो इलेक्ट्रॉन सेकेंड से फर्स्ट ऑर्बिट में शिफ्ट करता है। लाइट इमिटेड बाय दिस इलेक्ट्रॉन, तो जो लाइट इमिट करता है बाय दिस इलेक्ट्रॉन इज यूज्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम हाइड्रोजन एटम। तो जो भी लाइट रिलीज हो रहा है उससे हाइड्रोजन एटम के इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया जा रहा है। फाइंड करना काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन एंड लैम्डा। तो देखो इसको समझते हैं क्या है, पहले हीलियम को देखते हैं। देखो हीलियम, तो हीलियम में देखो क्या होगा, हीलियम में क्या हो रहा है आप पहले समझ लो कि देखो हीलियम में क्या होगा, सेकेंड ऑर्बिट है और फर्स्ट ऑर्बिट। सेकेंड ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन आ रहा है, ये बोला इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो रहा है सेकेंड से फर्स्ट। ये एक लाइट को एमिट करेगा, वो लाइट क्या होगा, हाइड्रोजन के ऊपर गिरेगा। तो हाइड्रोजन के ऊपर गिरता है, इससे इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा। तो उस इलेक्ट्रॉन का बताना है काइनेटिक एनर्जी कितना होगा और उस इलेक्ट्रॉन का बताना है लैम्डा कितना होगा, हमें ये करना है। तो देखो अब क्या करते हैं, पहले दोनों की एनर्जी निकाले। तो देखो वो पहले हीलियम की एनर्जी निकालते हैं। देखो हीलियम का पहले वाले स्टेट की एनर्जी पहले वो निकाल लेते। देखो इसका फॉर्मूला क्या है, -13.6। वही फॉर्मूला है Z²/n², ये इसका फॉर्मूला होता है। तो पहले वाले स्टेट के लिए -13.6, हीलियम के लिए Z का वैल्यू 2 और n का वैल्यू 1। और पहले वाले के लिए करते हैं तो ये होगा -54। तो देखो हीलियम के लिए तो देखो पहले वाले के लिए करते, देखो पहले वाले के हीलियम क्या होगा, 2 से 1 आ रहा है। तो देखो इसका E1 का जो वैल्यू होगा वो होगा -13.6 Z²/n²। ठीक है, ये इसका वैल्यू होगा। और हीलियम के Z का वैल्यू 2, तो हमने इसका एनर्जी निकाला था 54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये इसका वैल्यू आया। अब सेकेंड वाले के लिए करते, सेकेंड स्टेट के लिए। तो देखो क्या होगा, -13.6, हीलियम के लिए देखो Z का वैल्यू 2 और सेकेंड स्टेट के लिए n का वैल्यू भी 2। तो ये वैल्यू कितना है, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जब ये इसका वैल्यू आया तो देखो इसमें क्या है, पहले वाले स्टेट का वैल्यू है एनर्जी 54.4। ठीक है, ये हमने निकाला, अरे फॉर्मूले से बोर मॉडल का यूज किया। और इसके सेकेंड स्टेट का वैल्यू कितना, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये इसका वैल्यू। तो जब वो 2 से 1 आएगा तो इसका जो एनर्जी डिफरेंस है वही वो रिलीज करेगा। मीन्स देखो इसका वैल्यू 54.4, इसका वैल्यू 13.6। तो जब वो यहाँ से यहाँ आएगा तो इसका जो डिफरेंस है वो रिलीज करेगा। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो दोनों का जो डिफरेंस होगा, तो दोनों का डिफरेंस कितना होगा, अरे यहाँ से यहाँ आ रहा तो कितना होगा 54.4 मतलब और -13.6, तो कितना होगा आपके पास 40 और क्या होगा 0.8, इतना एनर्जी वो रिलीज कर रहा है। अब देखो यही एनर्जी हाइड्रोजन पे गिर रहा है, तो ये एनर्जी यूज होगा किसमें, हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने के लिए। तो मीन्स हाइड्रोजन पे जो लाइट जो गिरने वाला है उसकी एनर्जी कितना है आपके पास
40.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब समझो एक चीज और, देखो हाइड्रोजन के केस में जो इलेक्ट्रॉन कहाँ प्रेजेंट होता है, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है पहले ऑर्बिट में हाइड्रोजन में, तो इसका एनर्जी कितना होता है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मींस अगर आपको हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना है तो हाइड्रोजन का देखो ग्राउंड स्टेट में जो एनर्जी जो होता है ग्राउंड स्टेट में वो होता है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इतनी एनर्जी होती है। तो हमको बाहर निकालने के लिए क्या है कि इतनी एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, और एनर्जी हीलियम से कितना आ रहा है, इतना आ रहा है, और ग्राउंड स्टेट में इतनी एनर्जी होती है, तो इतना में निकालने के लिए आपको जरूरत पड़ेगी। तो इसका जो आयनाइजेशन एनर्जी या फिर जो थ्रेशोल्ड एनर्जी वो तो सेम ही होता है वो, तो हमको बाहर निकालने के लिए जो एनर्जी जो चाहिए वो कितना चाहिए 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और देखो एनर्जी जो फॉल कर रहा है वो कितना 40, तो क्या होगा भाई आपके पास जो होता है भाई फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट एनर्जी ऑफ लाइट इज इक्वल टू थ्रेशोल्ड एनर्जी प्लस क्या होगा, प्लस होगा के ई मैक्स। तो क्या होगा लाइट की एनर्जी इक्वल टू क्या होगा थ्रेशोल्ड एनर्जी प्लस के ई मैक्स। तो लाइट का एनर्जी कितना है 40.8 और थ्रेशोल्ड एनर्जी 13.6, और हमें क्या है काइनेटिक एनर्जी निकालना है, यही पूछा है पहले वाले पार्ट में। तो इससे जो काइनेटिक एनर्जी जो आएगा वो होगा 27.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो हमको भाई पता चल गया कि जो इजेक्टेड जो इलेक्ट्रॉन इसका काइनेटिक एनर्जी कितना है 27.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये इसका वैल्यू है। ठीक है, समझ में आ गया आपके पास। तो देखो हीलियम पे जब शिफ्ट करेगा तो एनर्जी होगा इतना, और बाहर निकालने के लिए कितना एनर्जी लग रहा है इतना, तो बाकी जो एनर्जी होगा काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में ट्रांसफर होगा। तो काइनेटिक एनर्जी कितना होगा आपके पास 27.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये इसका क्या होगा काइनेटिक एनर्जी। अब देखो सेकंड पार्ट में क्या पूछा, सेकंड पार्ट में इसका लेमडा पूछ रहा है। तो हम लोगों ने इलेक्ट्रॉन के लिए ऑलरेडी लिखा है लेमडा इक्वल टू क्या होता है 12.26 अपॉन अंडर रूट बी, पोटेंशियल चाहिए होता है। तो देखो होता क्या काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या होता है, वो होता है Q इंटू पोटेंशियल डिफरेंस। देखो काइनेटिक एनर्जी कितना है 27.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, अरे यही काइनेटिक एनर्जी आया ही है। और चार्ज इलेक्ट्रॉन का चार्ज E होता है, E जो लिखा होता है इलेक्ट्रॉन का चार्ज ही होता है, और इंटू पोटेंशियल डिफरेंस। तो देखो E कट जाएगा, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितने का आया 27.2 वोल्ट। मीन्स आप ऐसे समझ लो कि 27.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो इलेक्ट्रॉन उसका चार्ज होता है, और वोल्ट मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस। तो हमको V में पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए होता है वो, तो आप यहाँ पे बस वैल्यू रख देना, तो ये होगा 12.26 अपॉन अंडर रूट 27.2, ये होगा एंगस्ट्रॉम। तो ये लेमडा की वैल्यू आएगी, तो ये होगा वेवलेंथ एसोसिएटेड विद इलेक्ट्रॉन, ये इसका आंसर आएगा। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो अभी तक हम लोग क्या समझ रहे थे कि न्यूक्लियस था, उसके चारों साइड इलेक्ट्रॉन घूम रहा था, पर हाइजेनबर्ग ने कुछ ऐसी बातें कही जिसके बाद पूरा साइंस ही बदल गया। हाइजेनबर्ग ने क्या कहा, अगर कोई माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है जैसे कि इलेक्ट्रॉन, और अगर वो बहुत हाई स्पीड में घूम रहा है, तो आप उसका मोमेंटम और उसका पोजीशन एक साथ कभी भी सही से नहीं निकाल सकते। मीन्स
जैसे इलेक्ट्रॉन का अगर आप मोमेंटम और पोजीशन निकालना चाहोगे एक साथ, तो वो कभी भी सही नहीं आएगा, वो हमेशा गलत होगा, दोनों की वैल्यू में कुछ ना कुछ एरर होगी। तो उसने इसका नाम क्या बोला, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। बोला अगर आप उसका मतलब अगर आप उसका मोमेंटम सही निकाल लोगे तो आपको उसका पोजीशन गलत मिलेगा, अगर आप उसका पोजीशन सही निकालोगे तो उसका मोमेंटम गलत निकलेगा, और आप दोनों वैल्यू को एक साथ सही नहीं निकाल सकते। ये था आपका हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। मींस इसने ऑर्बिट वाले कॉन्सेप्ट को ही क्या है, खत्म कर दिया। अब उसने बोला कि इलेक्ट्रॉन क्या होता है कि उसकी पोजीशन क्या होती, फिक्स नहीं होती, वो अनसर्टेन होती, वो चेंज होती रहती। तो इसने क्या बोला कि एग्जैक्ट पोजीशन एंड मोमेंटम ऑफ अ माइक्रोस्कोपिक बॉडी या ऑफ अ माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल, exact position and momentum of a microscopic particle cannot of a moving होना चाहिए, of a moving exact position and momentum of a moving microscopic particle cannot नहीं, exact position and momentum of a moving microscopic particle cannot determine simultaneously, तो एग्जैक्ट पोजीशन एंड मोमेंटम आप एक मूविंग माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल के नहीं निकाल सकते साइमल्टेनियस। ये कहा हाइजेनबर्ग ने, बोला कि उसमें कुछ ना कुछ एरर होगा। अगर आप स्पीड सही निकालोगे तो मोमेंटम एरर होगा, अगर आप मोमेंटम सही निकालोगे तो उसके क्या होगा, स्पीड में एरर होगा, दोनों वैल्यू सही नहीं आ सकती। उसने बोला ये जो एरर होगा, देखो ये जो एरर होगा डेल्टा एक्स का मतलब है अनसर्टेनिटी या फिर एरर। तो ये जो एरर जो होगा वो कम से कम होगा h/4 ये कम से कम होगा। तो इसमें है क्या, वेयर डेल्टा एक्स क्या है, ये अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, और डेल्टा पी क्या है, डेल्टा पी आपके पास इसमें अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम। तो हाइजेनबर्ग ने कहा कि आप दोनों चीजों एक साथ सही नहीं निकाल सकते, दोनों में क्या होगा कि अगर आप इसको सही निकालोगे तो ये गलत होगा, इसको सही निकालोगे ये गलत होगा, दोनों को मिला के कम से कम एरर होगा h/4 के मिनिमम एरर होगा, मिनिमम। इससे ज्यादा हो सकता है पर इससे कभी भी कम नहीं हो सकता, ये इसने बोला हाइजेनबर्ग ने। और उसके लिए इसने क्या समझाया, जैसे मान लो आप समझ लो कि इलेक्ट्रॉन, आप समझो इलेक्ट्रॉन, तो देखो इलेक्ट्रॉन को देखने के लिए तो भाई लाइट का यूज तो करना पड़ेगा। तो मान लो कि इलेक्ट्रॉन है, आपने देखने के लाइट का यूज किया, अरे पोजीशन, अरे इलेक्ट्रॉन का पोजीशन देखने के लिए लाइट का यूज किया, तो जैसे लाइट गिरेगा, अरे माइक्रोस्कोप से तभी देखेगा ना ये, जैसे लाइट गिरेगा तो इलेक्ट्रॉन इधर उधर चला जाएगा। तो देखो जैसे लाइट गिरेगा तो उसका एनर्जी का गेन होगा, तो इधर उधर चला जाएगा वो। तो एक तो एनर्जी गेन हुआ तो उसका मोमेंटम क्या आ जाए, गलत आ जाए। अरे जैसे मान लो इलेक्ट्रॉन, आप उसका पोजीशन देखना चाह रहे हो, तो जैसे लाइट फॉल किया तो जैसे गिरा वैसे उसकी एनर्जी बढ़ गई, तो उसका मोमेंटम चेंज हो जाएगा। तो पोजीशन अगर आप सही देखने के लिए लाइट ज्यादा गिरा होगी तो मोमेंटम गलत आ जाएगा। तो हमने सोचा कि चलो ऐसा करते हैं कि लाइट को कम कर देते हैं। तो जब लाइट को कम करोगे तो मोमेंटम तो कम हो जाएगा, पर फिर जब लाइट कम है तो आपको दिखाई कहाँ से देगा, तो पोजीशन गलत आएगी वो। तो अगर आप लाइट ज्यादा यूज करोगे तो मोमेंटम गलत आने लगता है, क्योंकि लाइट फॉल करेगा तो उसका स्पीड और एनर्जी चेंज होगा। लाइट को अगर आप कम करोगे कि भाई मोमेंटम एरर कम हो तो पोजीशन गलत दिखेगा। तो आप दोनों वैल्यू को कभी भी एक साथ नहीं निकाल सकते। तो डेल्टा एक्स और डेल्टा पी क्या है, अनसर्टेनिटी या फिर एरर। तो डेल्टा एक्स क्या है, एरर इन पोजीशन, और डेल्टा पी क्या है, एरर इन मोमेंटम। देखो मोमेंटम का मतलब होता है मास इनटू स्पीड या वेलोसिटी। आपको पता है कि मास में तो एरर नहीं होगा, तो जब लाइट गिरेगी तो किस में एरर आएगा, किस में अनसर्टेनिटी आएगा, वेलोसिटी में। तो इसको लिख सकते हैं डेल्टा एक्स जो होगा m डेल्टा v ग्रेटर देन और इक्वल टू h/4 पाई।
ये रिलेशनशिप भी होता है। ठीक है, अब हम लोग इसमें एक रिलेशनशिप और निकाल लेते हैं। देखो ये जो फॉर्मूला जो लिखा है, इसको एक काम करते, इसको टाइम से डिवाइड कर देते हैं। ऐसा कर सकते हैं। और सबको पता होगा dp बाई dt, अरे मोमेंटम, चेंज ऑफ मोमेंटम में फोर्स होता है, सबको पता होगा। तो ये होगा dx और ये फोर्स और ये डेल्टा t और ये h/4 अब सबको पता होगा कि फोर्स इंटू डिस्टेंस, अरे वर्क होता है, तो वैसे फोर्स इंटू डिस्टेंस वर्क या एनर्जी, बात है कि वर्क एनर्जी सबके यूनिट जूल, तो ये इसकी जगह आ सकता है डेल्टा ई। तो एरर इन एनर्जी, एरर इन टाइम, टाइम है टाइम, तो ये होता है h/4 तो इसको भी लिख लो, ये क्या है, ये है आपका अनसर्टेनिटी इन एनर्जी और ये अनसर्टेनिटी इन टाइम। एक बात का याद रखना है कि ये जो भी प्रिंसिपल है ये माइक्रोस्कोपिक बॉडी के लिए है। माइक्रोस्कोपिक मीन्स जो हमको नहीं दिखाई देता, तो उसका एग्जैक्ट पोजीशन और एग्जैक्ट मोमेंटम एक टाइम पे निकाल पाना पॉसिबल नहीं हो, तो उसमें कुछ ना कुछ एरर आता है। हम लोग इस पे चलो एक देखो, नॉर्मल बॉडी के लिए तो सिग्निफिकेंट होगा ही नहीं क्योंकि मास होता है, पर आपका माइक्रोस्कोपिक बॉडी के लिए काफी सिग्निफिकेंट होता है। चलो एक क्वेश्चन कर लेते हैं। इलेक्ट्रॉन मूविंग at a speed of 10 to the power 6 meter per second if uncertainty in speed is 1%, uncertainty 1%. Find the uncertainty in position. Find the uncertainty in position. पोजिशन पे आपको अनसर्टेनिटी पूछा है और स्पीड में अनसर्टेनिटी कितना दिया, 1%। ठीक है, दे रखा है। तो देखो ऐसे किसी भी केस में जब न्यूमेरिकल आपको दिखाई दे तो आप इसको इक्वल टू लेकर सॉल्व करना, तो हमेशा मिनिमम वैल्यू, तो नहीं दिया तो वही करोगे, तो डेल्टा पी इक्वल टू क्या लेना, h/4 ये लेकर सॉल्व करना। ठीक है ये, तो देखो डेल्टा x और ये होगा m इंटू डेल्टा v और ये होगा h/4 ये डेल्टा v होता है अनसर्टेनिटी डेल्टा v। तो 1% अनसर्टेनिटी है स्पीड में, तो देखो डेल्टा v का वैल्यू जो होगा ये होगा 1/100 इंटू 10⁶, तो ये 10⁴ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये इसका वैल्यू यहाँ रख देते हैं। तो देखो क्या होगा, डेल्टा x निकालना है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन केजी में लेना है 9.1 इंटू 10⁻31, ध्यान रखना केजी में ही लेना होता है, केजी में लेना होता है ऐसा यूनिट में। स्पीड 10⁴ और इक्वल टू h का वैल्यू 6.626 इंटू 10⁻34 अपॉन ये होगा 4 और पाई का वैल्यू 3.14। आप इसको सॉल्व करोगे तो अनसर्टेनिटी इन पोजीशन आ जाएगा। तो जब हाइजेनबर्ग ने बोल दिया कि आप इलेक्ट्रॉन का एग्जैक्ट पोजीशन और एग्जैक्ट मोमेंटम नहीं निकाल सकते एक साथ, तो मीन्स उसने जो ऑर्बिट का जो कॉन्सेप्ट उसको खत्म कर दिया। तो इसके बाद क्या हुआ कि साइंस पूरा बदल गया। अब हम लोगों ने क्या ऑर्बिट के कॉन्सेप्ट को खत्म किया और एक नया कॉन्सेप्ट को हमने इवॉल्व किया, जो आपके पास कहलाएगा कि भाई आपका मॉडर्न स्ट्रक्चर ऑफ एटम, जहाँ पे हम लोग ऑर्बिटल के बारे में या फिर सब शेल के बारे में पढ़ेंगे। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर से करेंगे।